गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 17 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, दूसरा है एशिया एंड पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021। इसी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो है उसे देखेंगे। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे और अंत में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को डिटेल से देखेंगे। पहला, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। इसे जारी किया गया है IQ एयर के द्वारा। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन था, इस कारण से भारत के सभी शहरों में जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है। लेकिन भारत आज भी विश्व की तीसरी यानी कि थर्ड पॉल्यूटेड कंट्री है। किसके बाद? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद। इतना ही नहीं, जो नई दिल्ली है वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भी है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में होटन सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि चाइना में है। दूसरे पे गाजियाबाद, इसके अलावा बुलंदशहर। लेकिन अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी है? नई दिल्ली। इसके अलावा जो दक्षिण एशिया है वह सबसे पॉल्यूटेड रीजन भी है। यानी कि क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण एशिया सबसे पॉल्यूटेड रीजन है। और जो टॉप 50 पॉल्यूटेड शहर है उसमें इन तीनों देशों यानी कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 42 शहर शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि जो टॉप 50 है उसमें 35 शहर अकेले भारत के हैं। यहाँ पे रैंकिंग जो दी गई, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं होटन शहर है चाइना का। इसके बाद दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, तीसरे पे बुलंदशहर। यहाँ देखिए दिल्ली जो है वैसे शहरों में 10वें नंबर पर है, लेकिन राजधानी के मामले में ये प्रथम नंबर पे है। उल्लेखनीय कि चाइना 11वें नंबर पे है, 11 पॉल्यूटेड कंट्री है और भारत थर्ड। IQ एयर आपको बताया, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित आंकड़े को जारी करती है। इसके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो डे बाई डे जो भी इसके आंकड़े आते हैं उसे आप देख सकते हैं शहरों के अनुसार या देश के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिट करके। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1963 में। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में ही है, गोल्डसैक यहाँ पे। नेक्स्ट है एशिया एंड पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021। इसे जारी किया गया स्कैप के द्वारा। यानी कि भारत, ये जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो प्रोग्रेस हुआ है उस पर रिपोर्ट जारी किया गया है। UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए UN का जो अंग है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि ये जो क्षेत्र है एशिया और प्रशांत क्षेत्र, ये SDG के ट्रैक पर नहीं है। वो इस गति पर है कि 2030 तक वो 10% से भी कम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 104 जो मेजरेबल टारगेट है यानी कि जो महत्वपूर्ण टारगेट दिए गए हैं, 17 वैसे लक्ष्य, उसमें 169 टारगेट्स हैं। तो उसमें क्या किया गया है कि वो इस ट्रैक पे हैं कि आसानी से मात्र 9 ही प्राप्त कर पाएंगे 2030 तक। आगे हम देखेंगे ग्राफ में कैसे पीछे हैं ये सब। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है कितना पिछड़ापन है एशिया और प्रशांत के बारे में। यहाँ आप देखिए, आप पहले SDG में क्या क्या बात की है। ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे वर्ष 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज हो रहा था, पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए सबमिट हुई थी, तो उसी में इसे लाया गया था। इसके पहले 2000 से 2015 के बीच MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाया गया था। इसमें 8 टारगेट है। इसमें आप देख सकते हैं कुल कितने हैं? 17 लक्ष्य है। इसके अलावा 169 सब टारगेट है, यानी कि इनमें भी कई सारे होंगे पॉइंट्स, उनको मिला करके टोटल 169 होते हैं। लेकिन ये आपको 17 याद रखने हैं। इससे पहले आप देख लीजिए। पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि 2030 तक जीरो पॉवर्टी को लाना है। इसके अलावा जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसलिए आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज।
मतलब असमानता को कम करना। 11वां है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे इसी में आ रहा है, आगे हम देखते हैं कैसे। चौथा है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र के जो नीचे हैं, यानी कि समुद्री सतह से नीचे जो जीव हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से करना है, इसके बारे में बतलाया गया और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक। इसके अलावा लाइफ ऑन लैंड, भूमि तो जमीन है तो इस पर भी लक्ष्य रखा गया, इसे किस प्रकार संरक्षित करना है। 16वां है पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो संस्थान है किस प्रकार से शांति विश्व में स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। और 17वां है सभी देश जो ये जो लक्ष्य दिया गया उनको साथ मिलकर के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये 17वां लक्ष्य दिया गया, क्योंकि बिना साझेदारी के ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस पर आप देखिए ये जो टारगेट है, यहाँ आप देखिएगा ये 2000, 2015 और 2030 है। इसके बीच में मैं एक रेखा पाता हूँ जो कि 2015 का है। ये आपको एमडीजी के टारगेट हैं। तो अब देखिए नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के लिए सुधार जो था 2020 तक करना, उसके टारगेट कहाँ तक अचीव हुए हैं आप खुद देख कर बताइए। अचीव हुए हैं? 2015 का जो टारगेट था वो भी अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। इसके अलावा जीरो हंगर ये भी नहीं है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन 2020 का जो टारगेट था उसे पूरा नहीं किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन लगभग वही है जो 2015 तक था। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी आप देख सकते हैं कितना है। क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, कोविड-19 आपको पता है कितना खतरनाक था, इसके बाद भी आप देख सकते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, देखिए आप ग्राफ को। इसके बाद डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम है। इंडस्ट्री इनोवेशन, हाँ इसमें कुछ नवाचार आया है, क्यों? क्योंकि डिजिटलीकरण जो हुआ काफ़ी बढ़ा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसमें नाममात्र सुधार। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, इसमें आप देखिए बहुत कम है। नेक्स्ट है आप देखिए यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन, आप देखिए इसमें माइनस में गया है और रिड्यूस हो गया है। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र सतह से नीचे के जो जीवन है उसके संरक्षण के लिए काम क्या किया जा रहा है, जीरो है, उससे भी नीचे जा रहा है। लाइफ ऑन लैंड थोड़ा बहुत। पीस एंड जस्टिस के लिए काम किया जा रहा है। आपको पता है कि दुनिया में कितने मतभेद है, चीन और अमेरिका, भारत और चीन, इंडिया और पाकिस्तान, कई ऐसे देश हैं। इतना ही नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाइना, हांगकांग आदि देशों में कितना ये विवाद होते रहते हैं। तो क्या शांति स्थापित हो पाएगी? नहीं हो गई। तो आप समझ सकते हैं टारगेट क्यों पूरा नहीं हो रहा। पार्टनरशिप, अभी जब शांति ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप कैसे होगी, मतभेद तो बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं टारगेट अचीव नहीं हो रहा। बात करें स्कैप की, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसकी स्थापना की गई थी 28 मार्च 1947 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। कल यानी कि सोमवार, कल कौन सा दिन था मुझे भी याद नहीं है। तो पार्लियामेंट ने कल क्या किया है, मेडिकल टर्मिनेशन एंड अमेंडमेंट बिल 2020 को राज्यसभा से पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस बिल को लोकसभा से वर्ष 2020 में ही पारित कर दिया गया था, मार्च 2020 में, और कल राज्यसभा से पारित किया गया है। इसमें प्रेगनेंसी की जो सीमा है वो 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। अब देख सकते हैं पहले बहुत कम था। ये देखिए करेंटली अभी जो हम बात करें तो 12 सप्ताह तक अगर आपको प्रेग्नेंट करना है, यानी कि एबॉर्शन करना है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो कितना, एक डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए। और अगर 12 से 20 सप्ताह के बीच में एबॉर्शन करवाना हो तो उसके लिए 2 डॉक्टर की सलाह आवश्यक थी। लेकिन ये जो बिल पारित किया गया उसमें कहा गया कि ये जो 20 सप्ताह तक जो एबॉर्शन कराना होगा उसमें अब एक डॉक्टर की सलाह, पहले कितनी थी, 12 सप्ताह तक अगर एबॉर्शन कराना हो तो एक डॉक्टर, लेकिन इस बिल में 20 सप्ताह तक एक ही डॉक्टर की। लेकिन अगर 20 से 24 सप्ताह के बीच के नवजात को या फिर भ्रूण को एबॉर्शन करना हो तो क्या हो सकता है, वो उसके लिए 2 डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। लेकिन वो डॉक्टर देखेंगे, एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो देखेंगे कि जो सब्सटेंशियल फिटल यानी कि
जो फिटल है, भ्रूण है, वो असामान्य है जिससे माता को खतरा है, तभी वो 24 सप्ताह के जो है भ्रूण की एबॉर्शन की अनुमति दे सकते हैं। ये देखिए एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020 में तुलना किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो 1971 का एक्ट है और 2020 का जो बिल पारित किया है कल, उससे संबंधित। इसमें पहले क्या था कि 12 सप्ताह तक के जो भ्रूण की एबॉर्शन होती थी उसमें एक डॉक्टर की सलाह होनी थी। आज भी वही है, लेकिन इसे 12 से 20 सप्ताह के लिए कर दिया गया, पहले 2, और इसमें अब क्या कर दिया गया, मात्र एक डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए। 20 से 24 सप्ताह पहले अलाउ नहीं था, यानी कि 20 से 24 सप्ताह का अगर भ्रूण है तो उसका एबॉर्शन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब 2 डॉक्टर की सहमति पर इसे किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल जो है था, क्या बोलते हैं उसको, 24 सप्ताह से पहले या फिर 24 सप्ताह के बाद अलाउ नहीं था। कब? 1971 के एक्ट में। इस बिल में 24 सप्ताह से अधिक एबॉर्शन कराने वाले को, उसके लिए मेडिकल बोर्ड इसमें देखेगी कि ये जो भ्रूण है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, इससे माता को कोई खतरा तो नहीं है, या एनी टाइम अगर किसी भी समय करवाना हो तो इसके लिए काफ़ी प्रक्रिया है, उसे हम देखते हैं पहले। इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, उसे आपको देखना आवश्यक है। जैसे देखिए, गर्भपात की अनुमति पर भिन्न भिन्न राय है। एक कहता है कि गर्भपात कराना महिला की अपनी इच्छा है और उसके प्रजनन का अधिकार भी है। दूसरी ओर हम कहते हैं कि राज्य जीवन के संरक्षण के लिए बाध्य है और उससे फिटस यानी भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी एक तरफ हम माता की बात करते हैं, दूसरी तरफ भ्रूण की भी बात करते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं ने असमान भ्रूण या बलात्कार के कारण 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति के लिए रिट याचिकाएं दायर की है, लेकिन बिल सिर्फ उन्हीं मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति देता है जहां मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण को काफ़ी असमान पाया है। इसका अर्थ है कि जिन मामलों में बलात्कार के कारण गर्भधारण होता है उनमें 24 हफ्ते के बाद गर्भपात के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है, रिट। यानी कि रेप के मामले में रिट के अलावा और कोई इसमें बात नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, बिल यह स्पष्ट नहीं करता कि किस श्रेणी की महिला 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात करा सकती है, यानी कि इसे नियमों के तहत निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों को संसद द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, सरकार को सौंपा नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये जो 20 से 24 वाले जो हैं सप्ताह वाले लोग, तो इसमें कहा गया है कि इसके लिए कानून कौन बनाएगी, सरकार। जबकि अगर अच्छा ऐसा होता कि ये जो भी कानून बनाया जा रहा है इसे अभी ही संसद में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाना चाहिए, ताकि बाद में सरकार इस पर कोई अन्य कानून ना बना सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल में कहा गया है कि जो गर्भपात कराया जाएगा उसके लिए जो अनुमति देंगे डॉक्टर, वो कौन होंगे, गायनोकोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स। आपको पता है कि गाँव में इसकी कमी 75% तक की है, यानी कि गाँव में इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो ग्रामीण वाले क्षेत्र जो है महिलाएं वो जो गर्भपात कराना चाहती है वो कैसे कर पाएगी, इस पर भी विचार करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा एक और मुद्दा है, एक्ट के अंतर्गत गर्भ निरोध के तरीके या साधन के असफल होने पर विवाहित महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। बिल अविवाहित महिलाओं को इस कारण से गर्भपात कराने की भी अनुमति देता है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें मेडिकल बोर्ड बनाएगी। बोर्ड यह तय करेगा कि क्या भ्रूण के अत्यधिक असमान होने की स्थिति में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराया जा सकता है। हर बोर्ड में कौन कौन होंगे, गायकोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सदस्य होंगे। ये जो बोर्ड बनाएगा उसके सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सिर्फ कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही गर्भपात कराने वाली महिला का विवरण दे सकता है। यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो व्यक्ति जो महिला गर्भपात करा रही है वही इसके बारे में विवरण दे सकता है, और इसके गोपनीयता का उल्लंघन करने पर उस पर जुर्माना भी है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसलिए चर्चा में आया क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया कि जो राजस्थान और गुजरात में जो पावर लाइन के जो गुजरते हैं वायर, उसमें
इनके टकरा जाने से काफ़ी मौतें हो जाती है। जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इंडियन बस्टर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक पक्षी है। यह IUCN के अनुसार क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, इसके अलावा भारत में आप देख सकते हैं पहले कहाँ कहाँ पाया जाता था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके इसमें नहीं आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी ये जो है रेस्ट्रिक्टेड है, कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कि पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। यानी इन क्षेत्रों में ये आज पाए जाते हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में ये उतने अब नहीं पाए जाते हैं। कुछ न्यूज़ है, जैसे कि सेंसस जो है यानी कि जनगणना, उसके जो अंतरिम डेटा होंगे वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इसमें भी कितना लेट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कैबिनेट ने DFI को बनाने के लिए एक बिल जो वो होता है आदेश दे दिया है। ये DFI यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसको मैंने अपने बजट वाले जो लेसन्स है उसमें मैंने चैप्टर 1 में से बताया था आपको, उससे आप देख सकते हैं DFI के बारे में। नेक्स्ट है 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं कुलदीप सिंह और MA गणपति। कुलदीप सिंह का CRPF के DG के रूप में और MA गणपति का NSG के प्रमुख के रूप में हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।